हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ में एक और नया चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग द्विघात समीकरण की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। उसमें एक सबसे पहले उसके बाद अगर हम लोग करें तो आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो बात करते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप की। द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर कोई हमसे पूछे कि मानक समीकरण क्या होता है द्विघात का, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, अगर इस a को हम लोग 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर ये bx प्लस c जैसा दिखेगा, जो कि एक रैखिक समीकरण होता है। तो मानक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा है ये उसका मानक रूप समीकरण होता है। अब बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लोग एक चीज और निकालते हैं जिसको विविक्त कर कहा जाता है। विविक्त कर जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसको डी से डिनोट किया जाता है। तो उसका अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो विविक्त कर b बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो उसमें इस फार्मूले की सहायता से हम लोग विविक्त कर किसी द्विघात समीकरण का निकाल लेते हैं, और इस चैप्टर में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस विविक्त कर की सहायता से हम लोग जो इस द्विघात समीकरण के मूल आएंगे उनका नेचर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? उसका नेचर बता सकते हैं। नेचर यानी कि उसको हिंदी में कहें तो उसको प्रकृति कहते हैं। अगर ये d का मान इक्वल टू 0 आता है, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये जो मूल आएंगे, और एक चीज और, अगर हम लोग बात करें द्विघात समीकरण में, तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो इस समीकरण के मूल हमेशा 2 निकल के आएंगे। वो कुछ भी हो लेकिन मूलों की संख्या 2 होगी। तो वो रूट वो कैसे होंगे, उसको अगर हम लोग नेचर की बात करें तो देख लेते हैं। उसके लिए याद रखना पड़ेगा कि अगर d बराबर 0 निकल के आता है, d बराबर 0, यानी कि इसी का मतलब हुआ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस केस में जो रूट होंगे वो कैसे हो जाएंगे? रूट जो होंगे
वो इक्वल होंगे यानी कि बराबर होंगे, बराबर, या फिर हम लोग कहें समान भी लिख सकते हैं, एक दूसरा वर्ड समान होंगे। और दूसरी चीज होती है कि वो इक्वल होंगे यानी कि बराबर होंगे, और जो रूट का नेचर होगा, सॉरी, वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। फिर उसके बाद एक चीज और होता है, दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर ये डी जो लिखा हुआ है, ये डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि विविक्त कर का मान अगर 0 से ज्यादा आ जाए, 0 से ज्यादा आने का मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 और फिर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, तो उसका मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन जब 0 होगा तो जो रूट होंगे वो असमान होंगे, असमान, और अभी भी वो वास्तविक ही होंगे, वास्तविक होंगे। और उसके बाद में अगर हम लोग तीसरी कंडीशन की बात करें, तो तीसरी कंडीशन जो होती है, अगर d का मान लेस देन हो जाए 0, d इज लेस देन 0, यानी कि हो सकता है ये कंडीशन आपको ना दिख रही हो, तो इसको हम ऊपर का इरेज करके इधर लिखे दे रहे हैं। अगर हम लोग थर्ड कंडीशन की बात करें, तो d बराबर या d लेस देन 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इस कंडीशन में जो रूट का नेचर होता है, यानी कि जो मूलों की प्रकृति होती है, वो क्या होते हैं? पहली बात तो वो काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक, उसका जो होता है वो रूट का नेचर काल्पनिक होते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, सबसे पहले बात करें कि अगर d का मान 0 होगा तो जो रूट का नेचर होगा यानी कि जो मूलों की प्रकृति होगी वो समान होगी और रूट वास्तविक होंगे। फिर दूसरा, अगर d का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तो उस केस में जो रूट का नेचर होगा वो रूट असमान होंगे यानी अलग अलग आएंगे और वास्तविक तब भी रहेंगे। फिर लास्ट में एक कंडीशन आती है, d का मान अगर लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, यानी 0 से छोटे मान आएंगे। तो जब 0 से छोटे आते हैं तो उस केस में जो रूट होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। फिर उसके बाद उसी में एक चीज और हम लोग जो है ज्ञात करते हैं, अगर बात करें कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस द्विघात समीकरण को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं और उनके रूट को निकालते हैं, मतलब कि मूल को हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद में वो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फिर उसके बाद में हमसे पूछा जाए कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर हमसे एक चीज और पूछा जाता है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की लिखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके मूल अगर क्या हो अल्फा इंटू बीटा। मैंने सपोज कर लिया कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा है, तब अगर हमसे पूछा जाए कि
मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे मूलों का योगफल और योगफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान जो होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। बी का मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा, निगेटिव साइन लगा हुआ है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, यानी कि x का गुणांक है, और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या चीज, मूलों का योगफल। यानी कि अगर लिखें तो माइनस लिखेंगे, कॉमा इस तरीके से राइट करेंगे, और ये इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं। इसकी बात करें तो b क्या है, b x का गुणांक है, तो b यानी कि x का गुणांक अपान में a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से हम लोग लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए अगर हम लोग चाहें तो ये याद कर सकते हैं माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। फिर उसके बाद हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए, यानी c का मतलब ये अचर पद, c क्या है, c जो होता है वहां पर अचर पद होता है, यानी कोई नंबर होगा। तो बात करें c की तो ये हो जाएगा अचर पद यानी कांस्टेंट, और ये जो a है, a तो वही है x स्क्वायर का गुणांक। ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद में जो कोई द्विघात समीकरण लिखी होती है उसको सॉल्व करने के मतलब हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। चाहे आप उसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लें, यानी कि फैक्टर विधि या फैक्टर मेथड से फैक्टराइज करिए उसको, फिर मूल को निकालिए, या फिर उसका एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग द्विघात सूत्र कहते हैं। द्विघात की सहायता से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि द्विघात सूत्र क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको हम इरेज करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें द्विघात समीकरण की, और वो एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी कि द्विघात समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व करके आपको उसका रूट निकाल के दे देता है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, जो कि एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम लोग इसमें बात करें द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या करता है, इस द्विघात समीकरण के
मूल को निकाल करके बताता है और उसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी अपान प्लस माइनस बी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है जिसको द्विघात सूत्र कहते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपान में 2a होता है। ये इस तरीके से इस सूत्र की मदद से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं और इसके साथ साथ हम लोग जो है द्विघात समीकरण को फैक्टर करके भी उसके मूलों को निकाल सकते हैं। और बाकी इन सभी फार्मूलों पर बेस्ड, चाहे वो द्विघात सूत्र हो, चाहे वो क्वाड्रेट, उसके बाद में चाहे वो विविक्त कर हो यानी डिस्क्रिमिनेंट, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।